जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आप सभी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इन क्लासेस को ध्यानपूर्वक अध्ययन ज़रूर करें, जो पूर्ण रूप से आपकी परीक्षा में हेल्पफुल साबित होंगी। आइए हम समझते हैं, पिछली क्लास से मैंने कुछ सीखा था पीटी एग्ज़ाम और वीडियो और यूपीपीसीएल को ध्यान में रखते हुए। अब आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। ठीक, इस भाग में देखेंगे, सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे बेहतर रूप से। मैंने आपको ये सिखा दिया था कि भारतीय संविधान, आप लोग आंसर बताइए, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के भाग कितने हैं प्रेजेंट टाइम पे? 25 माने जाते हैं, बाकी वास्तविक रूप से कितने हैं? 22। आपको ये पता होना चाहिए। संविधान बनने में आपको ये पता होना चाहिए कितना पैसा लगा था, आपको जानकारी है। मैंने बताया था 63,93,729 रुपये, जो अप्रॉक्स करके 64 लाख रुपए मान लिया जाता है, ऐसा आपने देखा था। फिर आपको विशेष जानकारी देते हैं। आपसे पूछा जाए कभी कि संविधान सभा में कुल मिला कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो आप समझेंगे 15 महिलाओं ने भाग लिया था। हस्ताक्षर करने की बात आई तो 12 महिलाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिनमें से संविधान सभा में पूछा जाए संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, आंसर होगा बलवंत राय मेहता। कौन? बलवंत राय मेहता। आपसे कभी अगर ये पूछा जाता है, छोटा सा और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कि बताइए जो संविधान है, संविधान के स्रोत, हमारे संविधान के स्रोत कितने देशों से लिए गए हैं? उनकी आंसर हो जाएगा 60। कितने देशों से? 60 देशों से। ध्यान रखेंगे। संविधान बनकर कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। ठीक है भगवान दास, 26 नवंबर 1949। ठीक है, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। आपसे कभी पूछा जाएगा हमारी संविधान सभा ने तिरंगा यानी राष्ट्रध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई जो है 1947। कब? 22 जुलाई 1947। यह डेट याद रखे रहे ना, जो डेट बोल रहे हैं 22 जुलाई 1947। इस बात को ध्यान रखे रहेंगे क्या? हमारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया था। इस बात को समझ जाएंगे। आपसे कभी पूछे जाए ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज का, वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन था, उसका नाम होगा पिंगली वेंकैया, जो आपके कर्नाटक सरजमी से, कहाँ से हैं? कर्नाटक राज्य से हैं। समझ जाओगे ना? समझ जाओगे। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? बेंगलुरु को हम जो है बगीचों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बगीचों का शहर। ध्यान रखेंगे। और इसे हम वैज्ञानिक सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, इसे हम बहुत कुछ अन्य कहते हैं। समझ जाएंगे ना। आपसे कभी पूछा जाए जो है बेंगलुरु की स्थापना कब हुई, कोई बता सकता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, हैदराबाद की स्थापना कौन करता है? स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कौन करता है? स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना मुर्शीद कुली, वो क्या बोलते हो, क्या नाम है? निजाम उल मुल्क। क्या नाम है? निजाम उल मुल्क, जिसे हम और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनकिलिच खां के नाम से जानते हैं। इसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की है, लेकिन हैदराबाद की स्थापना मुर्शीद वो क्या कुतुब कुली शाह ने की। किसने की है? कुतुब कुली शाह ने। कब की है? तो 1551 में। कब हुई है? 1551। अच्छा, और उसके पहले आपके उसकी बेंगलुरु की स्थापना हो चुकी थी। समझ जाएंगे ना। इन दोनों में पुराना कौन है? बेंगलुरु। समझ जाओगे ना। आगे देखोगे, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं। तो अब हम आगे जा रहे, छोड़ो उसको। भाग नंबर, आपको ध्यान रहे, भाग पूछा जाए तो भाग कितने भाग हैं? 22। ठीक, मूल संविधान में 22 भाग में पहला भाग क्या कहता है? मैंने आपको बहुत सारी कल जानकारी दी थी। पहले भाग में क्या है? पहले भाग में कहा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत हमारा जो है ये संघ है। ठीक है, और इसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। समझ जाएंगे ना, 1 से लेकर 4 तक। सवाल आपका यही था कल कि बताइए अगर कोई देश आकर के हमारे देश में मिलना चाहता है तो हमें किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो अनुसूची पूछा जाए तो आंसर होगा अनुसूची नंबर 1। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 2। समझ पाओगे ना ये बातों को। अगला देखेंगे, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, देश हमारा घर है, भारत मेरा देश है, नहीं पढ़ेगा? भारत मेरा देश है, पढ़ो नहीं पढ़ेगा? भारत मेरा देश है, हम भारत के वासी हैं, सभी भारत के सभी लोग मेरे भाई और बहन है। पढ़ो नहीं? आज शिशु प्रतिज्ञा पढ़ते हो ना छोटी क्लास में। देश की मिट्टी देश का जल जवा, देश का फल, है ना, सरस बने प्रभु सरस बने, नहीं पढ़ोगा?
पढ़ना जरूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है। होगल कौतूहल के बस में नहीं पढ़ोगा ये सब चीज़ें। पर्वत कहता मूल उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, नहीं सुनोगा, रामधारी सिंह दिनकर के लिए, ठीक है। नहीं पढ़ो मैंने वो क्या है, एक सही कहानी रही चिड़िया रानी क्या पता नहीं कैसे भूल गए, है ना। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, क्या गजब की कविताएं हैं, सोच के देखो, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो देखो कहाँ तक पहुंचे हम। भाग नंबर 2, जब देश हमारा राष्ट्र है यानी हमारा देश जो है बन गया तो इसमें लोग रहेंगे तो नागरिक कहलाएंगे ना। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, नागरिकता, ये आप समझ जाओगे। अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, नागरिकता है, ठीक है। आज से एक सवाल कभी कभी फंसा देगा आपको, कहेगा ये बताओ हमारा देश कैसा है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है। आंसर लगाना होगा अर्ध संघात्मक है। कैसे, संघात्मक का मतलब होता है किसी से समझौता करके उसको, किसी से समझौता करके एक बड़ी चीज़ का निर्माण करना। जैसे मानकर चलो कई छोटी छोटी कंपनियां हैं, अलग अलग चल रही, सोचा ढस मस्त चल रही, और सब मिला करके एक हो गई तो एक बड़ी कंपनी का रूप ले लिया तो उसे हम कहेंगे संघीय कंपनी। क्या कहेंगे, संघीय। उसी तरह भारत संघात्मक राज्य नहीं है, ये अर्ध संघात्मक राज्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखने को इसके लक्षण तो संघात्मक हैं। संघात्मक क्यों, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, नहीं का, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, कुल मिलाकर जैसे 36 हैं, तो 36 राज्यों का एक समूह है जिसे हम भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, समझना ये बात को, 36 राज्यों का एक समूह है जिसे हम भारत अर्थात इंडिया कहते हैं। समझना ये बात। लेकिन ये क्या समझौता के तहत क्या क्या हमारे राज्यों से समझौता है, भैया नहीं तुम हमारे साथ समझौता किए हो तो भारत बना रहेगा, है ऐसा नहीं। ये एक है, बस केवल विकेंद्रीकरण प्रणाली के प्रशासन करने के लिए मैंने राज्यों में डिवाइड कर रखा। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 के 50 राज्यों में एक समझौता है कि भैया अलग ना हो, बाकी सब ठीक है, ठीक। इसीलिए अमेरिका की नागरिकता अलग होती है और वहाँ जिस राज्य में रहोगे उस राज्य की नागरिकता अलग होती है, ठीक। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप भारत की नागरिकता ले लोगे तो आप किसी भी देश, किसी भी राज्य में कहीं भी बस सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से देखने में ये संघात्मक है, लेकिन संघात्मक है नहीं। इस स्थिति पर इसे अर्ध संघात्मक कहते हैं। वही अर्धस्वर मानो या और वा को, है ना। तो ये क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है, समझ जाएंगे। जिसे हम फेडरल कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल, ठीक है ना, संघीय राज्य। और यूनियन जो होता है, जो समझौते के तहत होता है उसे हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन। तो भारत बताओ फेडरल है या यूनियन है, फेडरल है, ठीक, समझ पाएंगे ना। और अमेरिका क्या है, यूनियन है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शार्ट में कहते हैं यूएसए। शार्ट में क्या कहते हैं, यूएसए। भारत को शार्ट में कहना हो तो इसे हम फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे, फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। FSI क्या कहेंगे, ध्यान रहे ये भी नाम हो सकता है। अच्छा, इंडिया का छोड़ो, उसको ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो भाग नंबर 2 में क्या है, भाग नंबर 2 में है नागरिकता। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो नागरिकता जो है आपका अनुच्छेद नंबर 11 से, अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक है। समझ जाएंगे ना, आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या है, अगर हम नागरिक हैं तो हमारे कोई अधिकार भी होने चाहिए। तो हमें चाहे मूलभूत अधिकार कहें, चाहे मौलिक अधिकार कहें, चाहे मूल अधिकार कहें, चाहे फंडामेंटल राइट कहें, चाहे FR कहें, सब बातें कहें, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान आपसे पूछा जाए भारत में एकल है या दोहरी है नागरिकता है, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। कैसी, एकल नागरिकता है। और ये प्रावधान मैंने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। और मूल अधिकार कहाँ से लिया है, मूल अधिकार मैंने अमेरिका से लिया है, ठीक है ना। अमेरिका की क्रांति कब हुई, सन 1776। अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ, अमेरिका का संविधान इसलिए पूछा जाता है, सोचो अमेरिका, फ्रांस इनका, और ब्रिटेन और रूस इनका मतलब हमारे यहाँ से क्यों है, इनका संविधान क्यों पूछा जाता है। तो आपन संविधान जानते नहीं है, इनका संविधान आता है इसीलिए आता है। समझ में बात, ध्यान रखेंगे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का संविधान लागू होता है। आपसे पूछा जाए कभी संविधान की बात करने वाला प्रथम देश कौन सा है, ब्रिटेन है, लेकिन संविधान को लागू करने वाला प्रथम देश कौन है, वह है अमेरिका। इस बात को आप ध्यान रखे रहोगे। आगे देखते हैं, फिर आपसे जानकारी पूछी जाएगी कि ये जो हमने मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक हैं। और अनुच्छेद नंबर 12 में क्या कहा गया, ये सब चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। कापी में लिख करके रखना कोई महानता नहीं है, आपको अपने जहन में रखना, ये एक बड़ी महानता है। समझ जाएंगे ना। तो 12 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 12 में कहा गया है कि अगर देश है तो देश में एक देश अर्थात राज्य, राज्य की परिभाषा है। क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य है क्या,
है ना। राज्य है क्या? मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको नाक पे खुजाना है तो क्या किसी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगा? नहीं। तो ये क्या है? राज्य है। अर्थात हमारी आपकी नाक क्या है? राज्य है। हमारा आपका शरीर क्या है? राज्य है। हमारा आपका कमरा क्या है? राज्य है। कोचिंग संस्थान क्या है? राज्य है। बैंक क्या है? राज्य है। स्कूल क्या है? राज्य है। सब कुछ राज्य है। जिला क्या है? एक राज्य है। ग्राम सभा क्या है? एक राज्य है। गांव क्या है? एक राज्य है। क्योंकि हर जगह पर एक विशेष प्रकार के कानून होते हैं। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से आपसे कभी बात किया जाए कि राज्य क्या कहते हैं? स्वराज्य। क्या कहते हैं? स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब होता है जहां पर स्व का मतलब स्वयं का और राज्य का मतलब राज्य शासन, यानी जहां पर स्वयं का शासन होता है उसे स्वराज्य कहते हैं। समझ जाएंगे। आपसे कभी पूछा जाए स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश में हमारे दयानंद सरस्वती जी ने किया है। ठीक है। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर नाम है। क्या नाम है? मूलशंकर। इन्होंने 1875 में क्या चलाया? ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज? आर्य समाज। क्या चलाया है? आर्य समाज चलाया है। इसे आपको ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? इसे आप ध्यान रखना होगा। ठीक है। और इस पे आप सुधार में बात नहीं करेंगे, छोड़ो। तो स्वराज की बात सर्वप्रथम किसने, शब्द की बात किसने की? बाल गंगाधर क्या नाम है उसका? दयानंद सरस्वती। शब्द की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन स्वराज की बात यानी स्वराज प्राप्त की बात किसने की? तो आपको पता होना चाहिए नेहरू जी ने की है। लेकिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो है कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने मंच पर खड़े होकर के जो है माइकवा छोरे कहा, ससुरा अब कुछ नहीं अंग्रेजों सब गदो हो क्या करो, अब कुछ नहीं, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र रहना मेरा अधिकार है, अर्थात स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। कहा इससे नीचे कुछ नहीं। ठीक। ये बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो अनुच्छेद नंबर कहाँ हो गया? अनुच्छेद ये भाग नंबर हो गया 3 में। कहाँ पर? भाग नंबर 3 में। इतना कंफर्म हुआ? किसी कोई शक? फिर आपसे पूछेगा इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई हैं। इसे मूल अधिकार कहते हैं। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार में कौन कौन सा है? कानून, विधि के समक्ष समता। पहला नाम क्या है? विधि के समक्ष समता। ये अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक? 14 से 18 तक है। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक। फिर आगे आएगा स्वतंत्र, ये क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28। समझ जाओगे ना। और 5वां है अपनी संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार। हमें कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में। गलत ना करियो, ये सारी बात मैंने बता दी थी। ये सारे अनुच्छेद रटे होने चाहिए। 14 में क्या है? कानून के प्रति समान, यानी कानून के प्रति सभी समान है। समझ जाएंगे। हाँ। 12 में क्या है? राज्य का अधिकार है। ठीक। मतलब राज्य क्या है। अच्छा, उसके बाद 14 हो गया। 15 में क्या है? किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। 16 में क्या है? 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता है। ठीक है। यानी कोई भी वैकेंसी आएगी सरकारी, उसमें सब लोग भाग कर ले सकते हैं। समझ में आई बात? अगला कुछ जगहों को छोड़कर। ठीक है। जैसे मान लो पता लगे जहाँ पर केवल पुरुष काम कर सकते हैं, अब वहाँ थोड़े महिलाओं घुसेड़ दोगे, नहीं समझ में आई बात? जहाँ महिला ही केवल काम कर सकती हैं, अब जैसे डिलीवरी वाला केस का जो हमें पुरुष करेगा, नहीं पता लगे वो हम तुम पता लगे कि जो यह हमारा अनुच्छेद जो 15 का हनन हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, यह ध्यान देना होगा। ठीक है। जहाँ पर विशेषाधिकार है वहाँ पर इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ जाओगे ना, गड़बड़ ना करेंगे। 16 हो गया। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है। छुआछूत कैसे था आप सब समझ सकते हैं। ठीक है ना, सब लोग जानते हैं। 17 में क्या है? हो गया। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आप समझ सकते हैं कि पता लगे बंदूक देख करके आप डर जाते हो तो नाम रखो कैप्टन, क्या नाम रख लियो? पूरा कैप्टन उपाधि रख लियो, गलत बात है। ठीक है। हाँ, वही पर समझ जाएंगे ना। जमीन तनिको नहीं नाम रख लियो पृथ्वीपाल सिंह ऐसा। ठीक है। ऐसा सब ये उपाधियां होती हैं। परम भागवत की उपाधि रख लो, तो भागवत तुमका पढ़े नहीं आओ तो नाम रख लो परम भागवत। परम भागवत की उपाधि कौन धारण करता था? गुप्त साम्राज्य के लोग धारण करते थे परम भागवत की उपाधि। समझ जाएंगे। कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि रख लो, तो तुमको संस्कृत पढ़ने नहीं आती है और नाम रख लो कंठा भरण वाणी विलास। ठीक है। कंठा भरण वाणी विलास की उपमा किसे दी गई थी? राजा भोज को दी गई थी। ठीक है। जिन्होंने संस्कृत विद्यालय बनवाया था, आपको पता होना चाहिए, उज्जैन। समझ जाओगे ना। तो ऐसी बातें की गई हैं कि उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। केवल सेना और शिक्षा को छोड़ करके, जैसे पीएचडी करना तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि, ये पढ़ाई लिखाई की उपाधि है, इसे आप लगा सकते हैं। सेना में आप पता लगे ब्रिगेडियर हो तो बाहर आओगे तो कैप्टन ब्रिगेडियर आप हमेशा लगाओगे, ये उपाधि है। ठीक। बाकी समझ जाओगे ना। उपाधियों का अंत कहाँ है? 18 में। ये सब
इक्वलिटी बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका 19 में बोलने की आज़ादी है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 19 से लेकर के 22 तक जो है पूरा न्यायालय अधिकार जो है क्या है, कन्फ्यूजन में है, बताया था ना मैंने, ठीक है। 20 में क्या है, 19 में क्या है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम आप अपने प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं, अपने राष्ट्रपति को बोल सकते हैं, समझ में आ रही ना बात। बाबा जी अगर ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, वो जो है कुछ भी बोल सकते हैं बाबा जी को, ठीक है, क्योंकि वो मेरे आदमी हैं। बाबा जी कहे तो हमारे आपका पूरा अगर घर मान ले जाओ तो हमारे आप घर के आदमी हैं, लेकिन हाँ कोई विदेशी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। इसलिए सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, तो आपको होना चाहिए 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे अनुच्छेद जो केवल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। समझ पाओगे ना। 15, 16 में क्या है, 15, 16 में मैंने बताया कि अगर मान लो कोई पता लगे जो है ब्रिटेन का व्यक्ति आए भारत में और वह सोचे कि हम यहाँ जो है दरोगा बन जाएगा, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दरोगा बन जाएगा तो उसका नाश कर डालेगा। ऐसा है ना, मुगलों ने ऐसी गलती की थी, हम कितने साल तक का गुलाम रहे जानते हो, ठीक। तो ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। उसके अगर मान के चलो उसके जाति धर्म लिंग के आधार पर कुछ भी भेदभाव कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। 16 में क्या कहा गया है, 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अगर वैकेंसी आई तो इमा बाहरी वाला यही लिए पूछता है तुम कहाँ के रहे वाले आए हो, भराता फॉर्म भराता ना, डालता है इंडियन। अब पाकिस्तानी डाल के देखो तुम्हारा फार्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंकाई डाल के देखो तुम्हारा फार्म कैंसिल हो जाएगा, समझ में आई बात। इसलिए भरा जाता है इंडियन, नहीं कर कबो करके देख रही हो, ठीक। हो सकता है कहो पुलिस वाला तुमको उठा ले जाए, ठीक है, इस आधार पर, क्योंकि ऐसा पाया गया है। अभी हाल ही के एक केस भी आया था, ठीक है। वो स्त्री जो है पाकिस्तान की थी और शायद 4 साल हमारे उत्तर प्रदेश के ही मामला अभी हाल ही का है। उत्तर प्रदेश में वो शिक्षक थी, ठीक, पाकिस्तान की वो शिक्षक थी 4 साल लगातार। ये अजीब व गरीब केस कहाँ होते हैं, यूपीए में होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया 15, 16 हो गया। 19 का मतलब हम अपने प्रधानमंत्री जी को कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह मुदिया क्या करता है, ठीक है। लेकिन यही कोई विदेशी बोलेगा ना तो उसे धर पकड़ा जाएगा, ठीक। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये विदेशियों को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सोच के देखो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, तो प्रेसिडेंट जी हैं, अगर पूरे देश को घर मान लिया जाए तो प्रेसिडेंट कौन, हमारे आपके दादाजी हुए ना। दादाजी को घर वाले कुछ भी बोलेंगे, दादाजी का लड़कवा बोलेगा, नाती बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन क्या पड़ोसी बोल सकता है का, नहीं। अगर होगा तो समझ जाओ पूरा परिवार मिलकर चूहा की तरह खा डालेगा, ऐसा ही तो है। तो वही हाल देश में भी है, ठीक है। तो देश एज ए घर क्या है, अपना घर, समझना है, पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 16, 19 हो गया। 29 में जानते हो ट्रस्ट बनाना, नहीं पता लगा कोनो व्लादिमीर पुतिन का मनैया हुए भारत में ट्रस्ट बना लिए, वो कहा इतनी जमीन हमारा है, जैसे ग्वादर बंदरगाह है, चाइनवा बनवाए रखा है, कहाँ पर, पाकिस्तान में, कहा था हमारा है ना, हम्बन टोटा है, समझ जाओगे। तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। 30 में भी ऐसा ही है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। कहाँ तक पहुंचे हम, 19 हो गया। 20 में क्या है, 20 में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो कौन जुर्म, ठीक। गिरफ्तारी आपके 2 प्रकार की होती है, एक संदेह के आधार पर होती है, एक वारंट पर होती है, ठीक है। वारंट पर कौन होती है, वारंट पर अगर कोई भी गिरफ्तारी होती है तो उसमें पुलिस तुमसे बताएगी नहीं काहे खातिर तुमको गिरफ्तार करे आए हैं, तो तुमका खाली जो है उठा ले जाए, बताओ ना करेगा, ज़्यादा नोटिंग कर तो मरबो करेगा, वो उसे कहते हैं वारंट कटा, क्या कहते हैं, वारंट, यानी आपको पूछने का अधिकार छीन लिया जाता है। वारंट वगैरह बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। और संदेह के आधार पर पुलिस तुमको ले जाने आएगी, तुम पूछेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। 21 में क्या है, जीने का अधिकार है, क्या है, जीने का अधिकार, जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ है, बहुत जीने का अधिकार, ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, समझ जाओगे ना। यहीं पर आपका आया है बेरूबारी केस आया है, ठीक, और इनकी संविधान की रक्षा करने के लिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत बड़े बड़े केस आए हैं, ये आपको सब पढ़ाए जाते हैं कानून में, वो आपके लिए ज़रूरत का नहीं है, कई बताएंगे कहानी इनकी। अच्छा, 22 में क्या है, गिरफ्तारी के प्रति संरक्षण, यानी अगर तुमको कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे छोड़ना होगा, या फिर जिस आरोप में उसने जो है गिरफ्तार किया है उसे वह सिद्ध करे, क्या, वह सिद्ध करे कि हम इस आरोप में इनको गिरफ्तार किए हैं। अगर नहीं कर पाएगा तो 24 घंटे पूरा होने के पहले पहले तुमको छोड़ ही देगा, क्या कर देगा, छोड़ देगा, फिर तो तुम अपराधी है, तुम अपराध किए भी नहीं हो और तुम भागने लगे हो, तो फिर तो तुम अपराधी हो। अपराधी इसलिए हो, भागने के अपराधी हो, जब तुम
वही कहते हैं जब तुम किए नहीं तो डर काहेगा। समझ में बात। और पुलिस तुमको उठा सकती है, क्यों? क्योंकि सरकारी काम के लिए हस्तक्षेप यानी कि कुछ भी होता है तो तुमके संदेह है तो उठा सकती है, ठीक है। और उसमें अगर कोई भी तुम कलाकारी करोगे, जो उसमें हस्तक्षेप करेगा वो सरकारी काम में दखलंदाजी देने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन पे ध्यान देना होगा। तो 22 समझ गए ना। ये 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 में क्या है? मैंने बताया 614 वर्ष के बच्चों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 25 में क्या है? हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और धर्म में अगर धर्म में अपना सकते हैं तो उसमें रीति रिवाज अपना सकते हैं। 26 में कहा गया है अगर रीति रिवाज के लिए पैसा नहीं है चंदा इकट्ठा करेंगे। 27 के तहत कहा गया लेकिन मजबूर नहीं करेंगे, ध्यान रखना होगा। अच्छा 27 के बाद 28 में क्या है? अगर पैसा बच गया चंदा वाला तो ट्रस्ट बना लेंगे, जैसे बाबा जय गुरुदेव वाला आश्रम है ना, समझ जाएंगे। 28 के बाद 29 में क्या करेंगे? अपनी संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार। 29 और 30 में काम खत्म, बस। 31 में क्या है? छोड़ो। 32 में क्या है? 32 में अगर आप किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका संरक्षण कौन करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ता जा सकते हो। एक बात समझना, ऐसे आपका कोई भी मुकदमा है या कोई भी कार्य है, समझो भाई, तुम कहीं लड़ाई दंगा कर लियो तो लड़ाई दंगा करके तुम पहले कहाँ जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। पुलिस तुमको प्रथम न्यायिक अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसके पास जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुलझेगा कोर्ट पहुँचेगा, कोर्ट भी में जिला कोर्ट ना, जिला कोर्ट में भी नहीं सुलझेगा तो हाई कोर्ट जाएगा मामला, हाई कोर्ट भी नहीं पहुँचेगा, नहीं सुलझेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। आगे कहोगे ना एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुँचाएगा सूरत तुमको मरबो करेगा, तुम्हें खुद ही सजा दे देगा। समझ में ही बात ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुँचो, समझेंगे बात। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होता है वो अंतिम होता है, समझ जाओगे ना। नहीं समझ पाओगे बात, समझ गए? ये अंतिम फैसला होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं समझो। कहूँ लड़ाई है तो डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं जा सकते हो, ना हाई कोर्ट जा सकते हो, तुमको चरण के हिसाब से चलना होगा, चरण के हिसाब से, ठीक। लेकिन तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन है, मानो तुम्हें पड़ोसी जो है तुमको जीने नहीं दे रहा है, तुमको मजबूर कर रहा है कि हमको गंदीला पानी पीने पर या कुछ भी गंदी सांस लेने पर मजबूर कर रहा, तो इसके लिए तुम पुलिस के पास ना जाओ, तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाओ, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हें वहाँ से खारिज नहीं किया जाएगा। समझ में बात? बाकी केवल मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक, बस। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। क्या हो? नहीं, अनुच्छेद 32 34 तहत सेना का न्यायालय है, ठीक है। ये हो गया 32 तहत। 33 को 34 देखो, 34 में कहीं पर भी सेना का कानून लगा है तो वहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपका जो है 20 और 21 को छोड़कर आपके मौलिक अधिकारों को हर लिया जाएगा, ठीक। कहाँ पर? अनुच्छेद नंबर 34 के तहत। समझ में आई बात? इसे धारा 144 कहते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई? यहाँ से काम खत्म। 35 छोड़ो, 36 छोड़ो, 36 शुरू हो जाता है, फिर आगे डीपीएसपी भाग नंबर 4। कितना? भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहेंगे बताओ? इसे समझो और बहुत बेहतर समझना है। क्या कहेंगे बोलो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है बताइए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। बहुत बढ़िया। कहाँ से? स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। बताओ हमारे यहाँ कौन ऐसी महिला थी जो आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत आई तो भारत की ही होकर रह गई? इंदिरा गांधी। मतलब जो उन्हें मनमावे बोल दियो है। बहुत गजब का बोलते हो यार। तो सुनो, हाँ देखो, अब हम बात करते हैं डीपीएसपी। पूरी बात समझना, बहुत गजब की, ठीक है। डीपीएसपी में कहा गया है, डीपीएसपी पहली बात कहेगा, ये कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक। तो अनुच्छेद नंबर 36 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 36 में भी परिभाषा राज्य की है, और राज्य की वही परिभाषा जो 12 में कही गई है। समझ में बात? समझे? सुनते रहो भाई, ऊपर बात समझ में? हम कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे? भाग नंबर 4 में, ठीक। हम अनुच्छेद में दिखा देंगे, लेकिन सुन लो, हमेशा याद हो जाएंगे। अच्छा, स्पीड में 37 छोड़ो, 38 छोड़ो, 39 पहुंचो डायरेक्ट, क्योंकि अब इसमें सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा,
39, अनुच्छेद 39 क्या कहेगा ये बताओ। देखो, आपके मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, यानी अगर नहीं फॉलो हो रहा तो न्यायालय उनको लागू करवाएगी। लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं हो सकते। डीपीएसपी समझो पिताजी का आदेश, क्या, पिताजी का आदेश। तुम्हें पास कपड़ा नहीं, पिताजी से कहो कि भाई कि पिता हमको कपड़ा खरीदना, पैसा दे दो, तो जरा पैसा होगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, पिताजी की मर्जी। समझ में बात। तो उसी तरह ये भी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का जो मामला है, इसको सरकार चाहेगी तो करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में बात। कैसे, तो देखो आपका है अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद नंबर 39 में क्या है, तो 39 रोक दो, 39A देखो। अनुच्छेद नंबर 39A में कहा गया है निःशुल्क एवं विधिक सहायता। क्या, निःशुल्क एवं विधिक सहायता, ये क्या है, तो मतलब निःशुल्क एवं विधिक सहायता मान करके चलो, मौलिक अधिकार के तहत आपको 22 के अंतर्गत कोई पकड़ ले गया। क्या ले गया, पुलिस पकड़ ले गई है, और तुम भैया बहुत गरीब हो, कंगाले हो, तुम्हें पास पुलिस वकील वगैरह कहे खातिर पैसे हुए ना आए हैं, है ना। तो इसके लिए सरकार प्रावधान करेगी, तुम्हें निःशुल्क कानूनी न्याय दिलाएगी। क्या करेगी, निःशुल्क कानूनी न्याय दिलाएगी। तुम्हें पास कुछ नहीं है फिर भी, ताकि तुम्हारे पास, तुम्हारे संबंध में कोई गलत तुम्हारे साथ ना हो पाए। समझ में आई बात, नहीं समझ में क्या बात। तो देखना निःशुल्क एवं विधिक सहायता कहाँ है, 39A में। 39A में क्या है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता। 39 में केवल विधिक सहायता की बात की गई थी। ठीक, तो इसमें गरीब वर्ग जो था इसका शोषण हो रहा था। तो 42वां संविधान संशोधन 1900 क्या बोलते हो, ये अनुच्छेद नंबर 39A में क्या कहा गया, निःशुल्क एवं विधिक सहायता। आपको याद तो नहीं रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। और अगर राज्य चाहे तो ना दिए सहायता, कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन ये राज्य देता है। समझ जाएंगे। अगला देखो, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। किसका, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ है, 40 में। अनुसूची पूछा जाए तो 11 में, पंचायती राज है ना। 11 में कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद और सन पूछा जाए तो 1992। समझ जाओगे। तो भैया अनुच्छेद पूछा जाए तो 40। और यह बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भैया अगर देश को विकसित करना है, देश को अच्छा करना है, तो हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। समझो बात का, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। ये दास के देश के महान नायक थे ना, वही जगह महान नायक एक और बैठा था, उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। वो इनके विरोधी थे। कहा नहीं, सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ होता है, ग्राम पंचायत में होता है। नहीं समझ पा बात का। क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय देश में पूरे जमींदारी व्यवस्था थी। क्या, जमींदारी व्यवस्था। और जमींदार व्यवस्था क्या, 2 4 5 गांवन का इकट्ठा होता था, वो कहता था यहाँ से टैक्स वसूलो, ऐसा ही तो होता था। और आज का देखो ग्राम पंचायत, क्या वैसा ही नहीं है, बताओ। जब चुनाव होता है तो प्रधानवा आते हैं, ससुरा का मुर्गी मुर्गी खवा खवा के दारू पिया पिया गोटवा ले लेते, 5 साल तुमको दिखाई देते हैं। बताइए, एक गांव को विकास करने के लिए हर साल 80,000 रुपये आता है। 80,000 रुपये लगता कहाँ है, लगता है तो नहीं लगता है। सोच के देखो। हाँ हाँ, वो जनसंख्या के आधार पर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो क्या है, तो इस पे प्रधान का भी कोई जो है कुछ करता होता नहीं। प्रधान क्या खूब गजब के घोटाला करता है, क्या करता है, गजब घोटाला करता है सेक्रेटरी से मिलके। क्या कहें, वो हर जगह होता है ना। पंचायत 3 प्रकार की होती हैं, जिला, क्षेत्र, ग्राम पंचायत। तो हम ग्राम पंचायत की ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा जानते हैं। इसमें कितना घोटाला होता है समझ सकते हो। खरिंजवा लागे ससुरा पैसा खा जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सबसे ज़्यादा घोटाला नहीं होता है। अब सोच के देखो। और यही ब्लॉक स्तर पे जाओगे तो ब्लॉक प्रमुखवा सोचो इनकी क्या हैसियत होती है ब्लॉक प्रमुख की, समझ सकते हो ना। ब्लॉक प्रमुख की जो है प्रेजेंट टाइम पे शायद 6 से 7 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी ब्लॉक प्रमुख की। 6 से 7 हज़ार तनख्वाह वाले की हैसियत है फॉर्चूनर चलने की, बताओ, सोच के बताओ। फॉर्चूनर चलने की हैसियत है नहीं। लेकिन ब्लॉक प्रमुख देखोगे थोड़ा 3-3 4-4 गाड़ियों से चलेंगे, सांसद क्या चलेगा। ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करते हो, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जो होता है वो भी जिले लेवल का व्यक्ति होता है, वो चल सकता है। लेकिन वह लंबा चौड़ा घोटाला करता है, क्योंकि जो सड़कवा बनेगी जिला के अंदर, इसका सर्वे सर्वा वही होता है। ठीक है। कितना घोटाला होता है, तुम रोडें कौन तरह की बनती है सब समझ सकते हो। बताते, हर राज्य में अलग अलग होती है ना। तो यूपी में लगभग 18,500 है। ठीक है, सब कुछ मिला करके 3500 इनकी सैलरी होती है, बाकी टीए डीए बहुत मिलता है हर महीना।
तो सोच के तुम देखो, जो प्रेजेंट टाइम पे है रोडें बनती जाती हैं, एक तरफ रोड बनती जाती है, साल भर में वह रोड उतर जाती है। ऐसा ही तो है, कितना घोटाला करते हैं। नहीं पहले तो रोडवा बनती थी, एक बार डामर पड़ जाता, साला 10-10 20-20 साल तक डामर गली के हट जाता, लेकिन उचरत नहीं रही। ऐसा ही है ना। लेकिन अब क्या होता है खुद समझ सकते हो कितना करप्शन होता है ऐसा। तो ये कहाँ है, इसको अंबेडकर जी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा घोटाला होता है, और गांधी जी के जस्ट विरोधी थे। ठीक, तो बताओ पंचायती राज के प्रबल विरोधी कौन था? अंबेडकर। ठीक है, लेकिन प्रवर्तक कौन था? गांधी जी। ठीक है, इसीलिए जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर की चल रही थी। और जब गांधी देखे भैया यहाँ संविधान का लागत हम पंचायती राज के जो है यानी ग्राम पंचायत को स्थाने नहीं दिन जा रहा, तो अम्बेडकर कहे ये का हो भैया, ये नाम ना करो, ये का काम हमारा। तो कहेंगे काहे न करेंगे, कहीं चलो से कोने में दे दे तुमका। तो अनुच्छेद नंबर 40 में दे दिए स्थान। ठीक, और कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं किया, कहा तुम्हारा सम्मान करते हैं। एक बात कह दिया कि जौन राज्य चाहे वह अपने यहाँ लागू कर सकता है, और जौन राज्य ना चाहे नहीं कर सकता है, कंपल्सरी नहीं है। नहीं समझ पाया बात का? यानी पंचायत व्यवस्था जो राज्य चाहे वो लागू कर सकता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम पे सवाल यही पूछेगा, बताओ कितने राज्यों में वर्तमान में पंचायत व्यवस्था है? आंसर होगा 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है? जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन चुका है। समझ जाओगे ना। तो आप ये समझना बात को। आज प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो कहाँ कहाँ है भाई? देखो पंचायत व्यवस्था कहाँ कहाँ है? वर्तमान के 6 राज्यों में है। कहाँ पर? 6 राज्यों में है। किस राज्यों में? 6 राज्यों में। पहला सवाल पहले 7 में था। 6 राज्यों में कौन कौन है? तो पहली बात तो तुम देखो, यूपी और बिहार लगा है कन्फर्म। ठीक, तो उत्तर प्रदेश और बिहार इनमें प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। समझ में आई बात? तो उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, तो ये कन्फर्म हो गए। आगे दक्षिण भारत पहुंच जाओ, 4 राज्य इकट्ठा हैं। कौन कौन? आप समझो 4 राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखो कहाँ गया ये आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 4 राज्य ये इकट्ठा हैं। कन्फर्म हुआ? 4 ये हैं, 2 ऊपर वाले हैं। 4 2 6। कितने राज्यों में भैया वर्तमान में पंचायती राज? 6 राज्यों में। समझ जाओगे। सबसे पहले यह लागू कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए लागू कहाँ हुआ था, प्रायोगिक प्रयोग कहाँ किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में प्रयोग किया गया था, लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ जाओगे। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पंचायती राज समझ में आई? कहाँ है? अनुच्छेद 40 में। समझ में आई बात? और जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ग्राम पंचायत कुल मिलाकर विषय कितने हैं? 29। कितने? 29। समझ जाओगे ना। कोई शक किसी को? किस आधार पर है? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। और किस ढांचे पर है? तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित। किस पर? गांधीवादी विचारधारा पर। तो बताओ इसका विरोधी कौन था? अंबेडकर। प्रबल समर्थक कौन थे? गांधी। समझ जाओगे ना। अगला देखो भाई, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है। तो आज तक राज्य स्वशासन की संस्था के रूप में स्थानीय निकायों की स्थापना करने का निर्देश देगा। वह ये निकाय स्वतंत्र काय कर स्वतंत्र क्या लिखा? स्वतंत्र काय हो सकते हैं, जिसके लिए इन्हें पर्याप्त शक्ति दी गई है, जैसे राष्ट्रीय ग्राम योजना। क्या? राष्ट्रीय ग्राम योजना। समझ जाओगे ना, क्योंकि ये मैंने बताया था एक स्वतंत्र खुद ही राज्य होता है। ठीक, लग जाएगा। तो बताओ अनुच्छेद कहाँ है? 40वां। ठीक, 41 में देखो क्या है। 41 में बड़ा जरूरत का है। कुछ दशाओं में वित्तीय सहायता, ठीक है, या लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 41 में क्या कहेगा? जैसे मान के चलो तुम बुढ़ाए गए हो, कहाँ है? बुढ़ाए गए हो। अब बताओ बुढ़ावा फरुहा चलाएं का? चला पाएंगे? नहीं। और तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो लेकिन कोनो रोजगार नहीं है, तो बेरोजगार हो। ऐसा ही थे। तो और मान लो विधवा है, अब विधवा कहाँ कमाने जाएगी? तो उसे कहेंगे विधवा पेंशन मिलेंगे, है ना। तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, यानी ये कह सकते हैं मानव कल्याण के लिए जो भी वित्तीय सहायता की जाती है वह सब के सब अनुच्छेद 41 में है। कहाँ है? बेरोजगार भत्ता मतलब अखिलेश सरकार में भरी गई थी, बाबा जी की सरकार में हो गई नहीं था।
समझ में आई बात। मोबाइल टैबलेट वगैरह मिला है कौन के अनुच्छेद तहत? 41 के तहत। समझ में आई बात? नहीं मिला का? हाँ मिला है। इतनी बात समझ में आई भाई? तो समझो भाई, ए भैया तुमका पेंशन वगैरह पढ़ाई लिखाई में पेंशन मिला था ना, मतलब जिसको भी क्या कहते हो वजीफा मिलती है, तो ये सब कौन के तहत है? 41 के तहत। सुनो तो 41 के तहत है और 41 के तहत है, यानी जिसमें भी कल्याणकारी काम हो जाए वो सब कौन अनुच्छेद में? 41 में। बात ना करो कोई, अनुच्छेद 41 में। तो सोच के देखो, इसमें वही तो है कि 36 से 51 तक का सरकार चाहे तो करी चाहे तो ना करी, ठीक है। तो वजीफा सरकार के पास फंड नहीं, कहीं से फंड नहीं, न दे आपका कर ले हूँ, समझ में बात। तो सरकार को रोड शो निकालने के पास पैसा है, ठीक है, सारा काम करे पैसा है, लेकिन कल्याणकारी काम करे खातिर उसके पास फंड नहीं। समझो बात का, समझ नहीं बात। तो ये कौन है? वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब कानूनी अनुच्छेद तहत मिलत है 41। कितना? 41। ठीक, अब सुनो आगे पहुंचो। अनुच्छेद 42 कहेगा, हाँ 41 से कुछ नाम सुन लो। जैसे कहेगा राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य व उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का आरंभ करेगा, जैसे मनरेगा, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, आप समझते हैं, ठीक है। अगला देखो, अटल पेंशन योजना मिलत नहीं मिलते, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना मिलत नहीं मिलते, ये सब है ना। ये सब अटल पेंशन योजना कब आई है? 2006 में। ये सब बहुत सारी योजनाएं आई, सब समझते हो, ठीक है ना। तो सब कहाँ है? 41 के अंतर्गत है। हाँ 42 में देखो, 42 में कहेगा, एकदम समझो, बहुत गजब कहानी है, ठीक भैया। अनुच्छेद नंबर 42 कहेगा, ये बताओ, अगर सोच के देखो एक बार, आप महिला हो हम पुरुष हैं, ठीक है, तो आप महिला और पुरुष, आपको मान लीजिए दरोगा बना दिया गया और पुरुष को भी दरोगा बना दिया गया। सोच के देखो एक बार, दरोगा बना दिया गया, दरोगा नीचे कोनो बात नहीं करते, क्योंकि पुलिस विभाग में दरोगा नीचे कोई इज्जत नहीं, ठीक है। सब समझो, सोच के देखो, आप भी पोस्टेड हैं, लेकिन आप ये बताओ, संतान पुरुष पैदा करेगा कि स्त्री पैदा करेगी? समझ सकते हो। तो इस अवसर पर अगर स्त्री संतान पैदा करेगी तो मान चलो उसके संतानोत्पत्ति होने वाली है, तो इसके लिए कम से कम महीना 2 महीना छुट्टी मिलती है ना। तो छुट्टी मिलती तो भैया वह ड्यूटी तो करेगी नहीं। अब ड्यूटी करेगी नहीं तो कहो का पैसा कटेगा चाहिए ना, कटेगा चाहिए ना, लेकिन काम करेगा नहीं, पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए गलती प्रकृति की है, ना कि उसकी, ठीक है। तो इसके लिए इसे कहते हैं प्रसूति सहायता। अगर आप गवर्नमेंटेड हो तो तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, पहली बात, ठीक है ना। और आप ऐसे ही हो जनरल, तो इसके लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट कुछ जो है प्रसव सहायता देती है, जिसे हम प्रसूति सहायता कहते हैं संविधान भाषा में। क्या कहते हैं? प्रसूति सहायता। तो बताओ प्रसूति सहायता कौने अनुच्छेद में है? 42 में है। कौने में? समझ में ही बात। प्रसूति सहायता कहाँ है? अनुच्छेद 42। समझ में ही बात। क्या स्त्री संतानोत्पत्ति के लिए अगर घर पे है, यानी संस्था क्या बोलते हो, नौकरी, सरकारी बात हो रही, सरकारी बात, सरकारी नौकरी पे ड्यूटी पे आने में अक्षम है, क्या उसकी सैलरी कटेगी? नहीं। बात समझ पा रहे हैं बात को आप? ये कहाँ है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके अंतर्गत है 42 के, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आपने सुना है पेंशन, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी प्रधानमंत्री की पहल है, इसमें चलाया गया है, छोटे बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए सुरक्षित रहें, यह व्यवस्था की गई है। यह एक योजना है, जन सुरक्षा योजना, नाम सुनो, जन सुरक्षा योजना, ठीक है। अगला किलकारी योजना, नाम सुने हो? किलकारी योजना। अगला दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंते कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यानी प्रसूति से संबंध, यानी छोटे बच्चों से संबंध, समझ जाएंगे ना। अगला जैसे पैसा वैसा मिलता है, आंगनबाड़ी में घी वगैरह आता है ना, आंगनबाड़ी वाले खा जाते हैं, पजीरी आती है खा जाते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत है? ये सब 42 के अंतर्गत। किसके? 42 के। समझ जाओगे ना। आगे देखो, जैसे गाँव में टीकाकरण होता है ना, जब प्रसव होने वाला होता है 6 महीना पहले और 6 महीना बाद टीका वगैरह होता है, कौन अनुच्छेद तहत है?
समझ जाओ, प्रसूति से जितना मामला संबंधित है सब 42 के अंतर्गत। गड़बड़ तो ना करोगे? कोई समस्या? आंगनबाड़ी में तुमको घी फ्री में दिया जाएगा, किस अनुच्छेद तहत? 42 के तहत। यानी वो सब काम किए जाएंगे जो बच्चे यानी माता और बच्चे को सुरक्षित कर सकें, ये सब 42 के अंतर्गत है। समझ में बात? आगे देखो, पूरी बात बता रहे, सब रटे हुए चाहिए। 43 में देखो, कार्य करने के लिए निर्वाह मजदूरी। क्या? कार्य करने के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कोनो काम करोगे तो क्या क्या हो, थक होगा। अच्छा बस इसको कंप्लीट करते थे बस ना। कार्य करने के लिए निर्वाह मजदूरी मतलब कोनो काम करोगे तो क्या मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं पता लगे तुम ईटा ढो रहे हो, हम ईटा ढो रहे हैं,